नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, आमतौर पर समाज में ताकतवर और दबंग जातियों और समाजों को लेकर अध्ययन होता रहता है और उसी को समाज और इतिहास मान लेता है कि वही सच है। और भारत के जातिवादी समाज में बहुत सारा सच और ऐतिहासिक सच छुपा रह जाता है। उसी एक बड़े ऐतिहासिक सच को समाज और दुनिया के सामने सतनाम सिंह लेकर आए हैं। सतनाम सिंह इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर है। उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है और सिर्फ पीएचडी नहीं की है, बल्कि जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए एक बड़ा काम किया है और चमार रेजिमेंट पर शोध किया है। जी हाँ दोस्तों, सतनाम सिंह का जो शोध का विषय है वह चमार रेजिमेंट का है। यानी रेजिमेंट का मतलब जाहिर तौर पर सैनिकों पर है। आप सब में से ज्यादातर लोग पहली बार ऐसे किसी रेजिमेंट का नाम सुन रहे होंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे 75 वर्षों के इतिहास में हमारी जो संघर्षों की भूमि रही, लड़ने की ताकत रही, उसको कितना हाशिए पर डाला गया। इस पूरी कहानी को, इस पूरे सच को हमारे साथ आज सतनाम सिंह साझा करेंगे। सतनाम जी, आपका स्वागत है। और आपसे हम जानना धन्यवाद। चाहेंगे पहला सवाल कि पीएचडी के तो हजारों विषय हो सकते थे। जब आप जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे तो आपने चमार रेजिमेंट को ही क्यों चुना? जी सर। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न जो आपने मेरे से किया है जब मैं जेएनयू में अपना टॉपिक लेके गया और वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे पीएचडी के लिए। जी। तो उन्होंने भी यही मेरे से प्रश्न किया था कि यही विषय आपने क्यों चुना। तो ये इसलिए मैंने चुना कि देखिए कि जो इस देश में 15% की जो आबादी है, जी। ये जो चमार जाति है, इसकी इतनी बड़ी आबादी की अभी तक कोई मार्शल हिस्ट्री नहीं थी। ये पहली मार्शल हिस्ट्री है चमार जाति की। बिल्कुल। अभी तक यही माना जाता था कि ये लोग जो हैं वो कमजोर हैं या दब्बू हैं या डरपोक हैं। लेकिन ये पहली बार मार्शल हिस्ट्री बाहर आई है और इसके माध्यम से पहली बार ये साबित हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उस समय की दुनिया की सबसे बहादुर सेना जो थी, ताकतवर सेना जो थी, वो जापान की सेना थी। और उसके साथ जो है ये रेजिमेंट जो है लड़ी है। और जो काम उस समय सिख रेजिमेंट कर रही थी, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट या राजपूत रेजिमेंट कर रही थी, वही काम ये चमार रेजिमेंट भी कर रही जी। थी। एक तो ये बात थी और दूसरा इसलिए भी चुना है इसको कि ये एक हिडन हिस्ट्री है। और हिडन हिस्ट्री से भी आगे कहे तो ये एक इरेज्ड हिस्ट्री थी, मिटाई हुई इतिहास था। तो उस मिटाए हुए इतिहास को, छुपे हुए इतिहास को और मार्शल इतिहास को बाहर लाना जरूरी था। तो इसलिए मैंने ये विषय चुना। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि विषय तो और भी बड़े हो सकते थे, आसान से आसान विषय भी हो सकते थे जिनसे बहुत जल्दी काम हो जाता। जी। लेकिन इस टफ विषय को इसलिए चुना गया कि ये एक मिटाई हुई हिस्ट्री थी। ये काम आपने किया है, जाहिर तौर पर आप बधाई के पात्र भी हैं। और बड़ी बात यह है, आपने एक लाइन कही वो महत्वपूर्ण है। इस बात को हमारे दर्शक भी समझेंगे कि जातियों की पहचान ताकत के रूप में है। जैसे राजपूत, मराठा, जाट, अलग गोरखा, अलग अलग रेजिमेंट, लड़ाकू रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट। लेकिन वाकई दलित समाज में चमार रेजिमेंट, चमार जातियों को लेकर जो एक निगाह है, जो कहानियां भी आती रहती हैं, जो उपन्यास में भी जो पात्र होते हैं, आमतौर पर निरीह, बेचारे, दबे कुचले। लेकिन उन दबे कुचले में ग्लैडिएटर्स की भी एक टीम होती है, लड़ाकू योद्धा भी होते हैं। यह बात आप ले आए। जरा आगे बताइएगा हमें कि इस रिसर्च के दौरान किस तरह से शुरुआत हुई। हम आपका इंस्पिरेशन अगले सवाल में समझेंगे कि इंस्पिरेशन क्या था। लेकिन इस पूरे रिसर्च के दौरान फिर आप किस तरह के मुश्किलों से गुजरे, किस तरह की यादें रही, कुछ दिलचस्प किस्से भी आप हमें जरूर साझा करें। जी जी जी। शुरुआत तो इसकी ऐसे हुई थी कि सन 2013 के अंदर मैंने हरियाणा से मैंने 3 सैनिक खोजे थे जो जिंदा थे जी। इसी रेजिमेंट के। हम्म। बहादुरगढ़ से ये अपने महेंद्रगढ़ से हवलदार चुन्नीलाल जी थे। भिवानी से
दफेदार मेजर जोगीराम जी थे, और सोनीपत से दफेदार धर्म सिंह जी थे। तो इनको जब खोजा गया तो इनके मैंने लगातार इंटरव्यू किए, कई कई बार इनके घरों में गया। तो इनके जो इंटरव्यू थे उनके माध्यम से, और उसके बाद इनके पास से कुछ सरकारी पेपर्स मिले, कुछ प्राइवेट पेपर्स मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ इनके पास मटेरियल मिला, जैसे मेडल वगैरह का, फोटो वगैरह। तो जी उनके आधार पे मैंने सन 2014 में मेरी एक किताब आई थी, चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी तो वो किताब जो है वो बहुत चली और अपने मूवमेंट में बहुत चली। तो उस किताब के बाद मुझे लगा कि मैं उस दौरान कोशिश कर रहा था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुका था, तो कोशिश कर रहा था कि मेरा कहीं से पीएचडी हो जाए। तो फिर जबकि मैंने दूसरे विषय के बारे में सोच रखा था पीएचडी के लिए, जी लेकिन इस किताब के आने के बाद मुझे लगा कि ये जो विषय है, ये पीएचडी का विषय हो सकता है, इसमें आगे जाके ज्यादा अच्छा स्कोप रहेगा। और उसके बाद फिर एक बार तो आपने जो किताब लिखी वो उन तीन पात्रों पर लिखी जिनसे आपने बातचीत की। हाँ जी, ये तीन मुख्य रूप से पात्र थे। हम्म, और उसके बाद कुछ जानकारियां हमें ऑनलाइन मिली थी, जैसे चमार रेजिमेंट के सारे ही शहीदों की जानकारियां जो कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कमीशन है जी उसने ऑनलाइन कर रखे हैं, डाटे की सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने लोग शहीद हुए। तो उसमें इस रेजिमेंट के लोग जो शहीद हुए थे उनका डाटा भी था। उसके बाद जिन लोगों को इस रेजिमेंट में अवार्ड मिले थे और उनका भी डाटा था इसमें। जी तो उस सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए किताब आई थी, 14 में आ गई थी। जी तो ये बेस बना उसके बाद फिर मेरी एक बार भेंट हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत विख्यात हिस्टोरियन है प्रोफेसर चारू गुप्ता जी। जी जी तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि क्या विषय हो सकता है, तो मैंने उनको ये किताब भेंट की थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो विषय बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। उन्होंने बहुत जोर देख के कहा कि ये तो एक हिस्ट्री में एक नई चीज जोड़ेगा, मिलिट्री हिस्ट्री में, सोशल हिस्ट्री में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में, इसी पे करो। तो उन्होंने मुझे फिर ये भी बताया कि इसके सोर्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी हिस्टोरियन है। जी तो फिर ये पक्का ही हो गया कि कहीं से भी करेंगे तो इसी रेजिमेंट के ऊपर करेंगे। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो मतलब चारू गुप्ता के इंस्पिरेशन और उनके बताए हुए रास्ते पर आप आखिरकार इस रास्ते पर निकले। तो जब शोध आपने जी शुरू किया तो शोध के दौरान जो किस्से मिले, जैसे जब ये आपने शोध किया होगा या किताब आने के बाद आपके ही समाज के लोग इस बात में आश्चर्य करते होंगे कि हमारा भी कोई रेजिमेंट रहा, तो आपको क्या लगता है ये छुपाया ही क्यों गया होगा इतिहास में? कभी इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई होगी? आखिर क्या आप वजह मानते हैं एक लेखक के तौर पर, एक शोधकर्ता के तौर पर, एक सबसे बड़ी बात दलित समाज से आने के भी तौर? जी जी, छुपाया तो इसलिए गया कि पहली बात कि इस रेजिमेंट ने विद्रोह किया, तो इसके विद्रोह को पूरी तरह से छुपाया गया। वो उस समय की सत्ता ने छुपाया। सत्ता जो होती है वो अपने विद्रोहियों को पूरी तरह से विद्रोह के रूप में पेश तो करती नहीं है। जी अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह को भी उस तरह से कभी पेश नहीं किया था कि वो एक विद्रोही है, वो तो हमेशा उसको एक आतंकवादी। आतंकवादी कह लो या उस तरह का कहते थे। जी तो यही काम इन्होंने, उस समय की जो सत्ता थी, उन्होंने इस रेजिमेंट के साथ किया। जब देश आजाद हुआ तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद हमारे देश की जो सरकारें थी उन्होंने भी इसको छुपाया। उसकी दो वजह मुझे मोटे तौर पे नजर आती हैं। पहली वजह तो ये थी कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, जी और कांग्रेस पार्टी जो थी, आ, उस ये जो रेजिमेंट थी, ये मुख्य रूप से जो हमारे आजाद हिंद फौज थी, सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनके साथ जुड़ी थी। जी तो इनका वैचारिक मतभेद था उनके साथ। मुझे लगता है कि इस रूप में भी इनको छुपाया गया। दूसरी वजह यह भी थी कि छुपाने की एक बड़ी वजह मनुवाद था, जब ब्राह्मणवाद जिसको हम कह सकते हैं, कि उनके यहाँ उनकी जो फिलोसफी है, उनकी जो सामाजिक अवधारणा है, वो सीधे सीधे ये है कि भाई क्षत्रिय इस काम के लिए बना है, ब्राह्मण इस काम के लिए बना है, शूद्र इस काम के लिए बना है। तो जब सरकारी कागजों में एक चमार जाति से आने वाली रेजिमेंट जो है बहादुरी दिखा रही है और वही काम कर रही है जो क्षत्रिय कर रहा है, तो फिर सवाल उठते हैं कि भाई
ये जो रेजिमेंट है, ये जो चमार जाति के योद्धा हैं, ये तो क्षत्रिय का काम करे, तो फिर क्षत्रिय किस काम के लिए है? मतलब तो अर्जुन उनकी से वर्ण व्यवस्था। अर्जुन और एकलव्य की स्थिति यहाँ भी बनी रही। हाँ जी। वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि फिर वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है, क्योंकि वहां तो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें रही थी कि इन चीजों को उसमें छुपाया गया था। अब जबकि आपकी किताब आ चुकी है और आपने शोध कर लिया है, तो थोड़ा उसके तकनीक पक्ष को भी बताइए कि कितनी बड़ी रेजिमेंट थी, कितने साल तक रही, और किस तरह से संघर्षों में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान के साथ आपने कहा, तो इसकी तैयारी, इसकी मुख्य इलाका कौन सा था, थोड़ा यह भी हमारे लोग पाठक दर्शक जरूर जानना चाहेंगे और दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही होगी ये जानने में। जी। हाँ जी सर। ये सर मुख्य रूप से ये जो रेजिमेंट थी, ये पंजाब और उस समय का पंजाब जो यूनाइटेड पंजाब था, जी। और उस समय का जो उत्तर प्रदेश था, इन दो स्टेटों के लोगों को मिला के बनी थी। इसमें जो है 60% जो थे वो यूनाइटेड पंजाब के सोल्जर थे, और 40% यूपी के थे। और मुख्य रूप से ये रेजिमेंट जो थी, ये 1942 में एक बटालियन के रूप में खड़ी की गई थी। और उस समय ये पंजाब सेकंड पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के रूप में खड़ी की गई थी। जी। लेकिन एक साल के अंदर ही इसको एक स्वतंत्र रेजिमेंट के रूप में कन्वर्ट किया गया था, 1 मार्च 1943 में, 1943 में। जी। तो इस तरह से ये रेजिमेंट जो है 1943 में रेगुलर हो गई, और ये एक सेपरेट रेजिमेंट का दर्जा इसको मिल गया। और 1900 दिसंबर 1946 में ये डिसबैंड हो गई थी। हम्म। तो यही इसका कार्यकाल रहा। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो मेरठ कैंटोनमेंट था। और मेरठ कैंटोनमेंट के बाद ये रेजिमेंट इलाहाबाद में गई थी। जी। इलाहाबाद के बाद ये फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही इसको असम में लगा दिया था, और असम के रास्ते से ये कोहिमा इम्फाल से होते हुए ये रेजिमेंट जो थी वो रंगून में एंटर कर गई थी, बर्मा के अंदर। वहां पे ये लड़ी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के 1 साल बाद तक भी ये रेजिमेंट जो थी, काफी रेजिमेंटें वहां से हटा ली गई थी, जी। लेकिन कुछ रेजिमेंटें वहीं पे रखी गई थी। उसमें से एक रेजिमेंट ये भी थी। ये 1 साल तक लगभग जो है वो वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद भी वहां रही थी। और वहां पे बहुत सारे लोग डकैत बन गए थे, वो लोगों को लूटना शुरू कर दिया था उन्होंने बर्मा के अंदर। जी। तो डकैतों को पकड़ने के लिए जिन रेजिमेंटों की ड्यूटी लगी थी, उसमें से एक ये भी रेजिमेंट थी। तो इस तरह से दिसंबर 46 तक ये वहां पे रही। तो सतनाम जी, फिर अगला सवाल आपके ही जवाब से बनता है और जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की बाकी सारी कई सारी रेजिमेंट, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कंटिन्यू की हुई है, आजाद भारत के बाद भी वो बनी हुई है। 1946 में इसको बिखरा देने या खत्म कर देने, समाप्त कर देने की जरूरत क्या पड़ी? आपके शोध में क्या पता चलता है? आखिर इसे क्यों खत्म किया? आज अगर ये होती तो आखिर समाज ये जानता कि चमार रेजिमेंट भी जैसी कोई चीज है, वो भी लड़ाकू योद्धा हुआ करते हैं। इस इतिहास का भी सच एकदम समानांतर खड़ा होता जो वर्तमान के साथ दिखाई देता। जी जी जी। सर, ये बेसिकली जो चमार रेजिमेंट थी, ये एक वॉर टाइम आर्मी थी। ओ। और यही रेजिमेंट नहीं थी, और भी बहुत सारी रेजिमेंटें थी जो वॉर टाइम थी। उसमें उसमें लिंगायत रेजिमेंट थी, बिहार रेजिमेंट थी, और भी बहुत सारी रेजिमेंटें बनी थी। जी। और जो वॉर टाइम आर्मीज होती हैं वो वॉर के लिए बनती हैं, और आफ्टर वॉर जो है मेन पावर की जरूरत नहीं रहती है, तो उनको डिसबैंड कर दिया जाता है। तो बाकी रेजिमेंटों के साथ ये था कि भाई वो विश्व युद्ध के बाद खत्म कर दी गई। लेकिन ये जो रेजिमेंट थी, इसको डिसबैंड जो किया गया था, उसकी मेन वजह ये थी कि इस रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये बड़ा इंटरेस्टेड है कि ये रेजिमेंट जब बनी, जी। 1 साल के अंदर ही इसके दो जो हवलदार क्लर्क थे, इसके दो, एक हरियाणा के थे चंदन सिंह जी, और एक पंजाब के थे निरंजन सिंह। ये दो सस्पेंड किए गए थे। उस समय जो कांग्रेस पार्टी का मूवमेंट चल रहा था, उसके साथ एसोसिएटेड पाए गए थे, और दोनों को पकड़ा गया, दोनों को जेल की सजा हुई। जेल में रखने के बाद दोनों को सस्पेंड किया गया था। जी। तो और हैरानी की बात आप देखिए कि दोनों के ही परिवारों को मैंने खोजा अपनी रिसर्च के दौरान। भाऊ अकबरपुर विलेज के थे वो, रोहतक के पास में गांव है, जी। वहां के थे चंदन सिंह जी।
और पंजाब के निरंजन सिंह जी थे, उनका गांव मैंने अभी खोजा है। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जुड़ने की वजह से इनको जेल हुई। इन इन दोनों को सस्पेंड किया गया, नौकरियां गईं। लेकिन दोनों को ही आजादी के बाद स्वतंत्रता संग्रामी का दर्जा नहीं दिया गया। तो अंग्रेजों ने तो इसलिए इसको डिसबैंड किया क्योंकि इस रेजिमेंट का संबंध जो था वो विद्रोह से था। इन्होंने विद्रोह किया, आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ी। इस रेजिमेंट के एक सैनिक थे 1944 में, उन्होंने आर्मी का जो क्या कहते हैं कैंटोनमेंट था, जो उस समय जो युद्ध के दौरान पोस्टेड थी आर्मी जी दीमापुर के अंदर, उस उस दौरान उन्होंने अपने दो ऑफिसरों को गोली मारी है। देवक्राम थे सोनीपत के। जी और सरकारी पेपर्स जो हैं अंग्रेजों के लिखे हुए, जो वॉर डायरीज हैं, जो एक होती है मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जी वो आज भी और उस समय भी हर बटालियन की मंथली इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऊपर भेजी जाती है कि ये रेजिमेंट जो है इसकी इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। तो उस समय इस रेजिमेंट के अंदर जो देवक राम थे, सैनिक थे सोनीपत के, उन्होंने बकायदा दो ऑफिसरों को गोली मार दी और आजाद हिंद फौज जिंदाबाद का नारा लगा के वो जंगल में भाग गया, अपनी राइफल लेके भाग गया। फिर उसको पकड़ने के लिए एक बटालियन बनाई गई। फिर उस एक टीम गठित की गई, उस टीम ने 24 घंटे सर्च ऑपरेशन किया। फिर उसको पकड़ लिया गया। फिर दीमापुर के अंदर उनको कोर्ट मार्शल हुआ उनका, और दीमापुर के अंदर उनको फांसी की सजा हुई है। और उनको जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के दस्तावेज हैं, उनको जी। कभी उसको स्वतंत्रता संग्रामी नहीं घोषित किया गया। तो मेन वजह यही रही कि इसको तोड़ा गया, तो इस मैं रेजिमेंट को। सिर्फ ये जानना चाहूंगा, ये भी एक दिलचस्प वाकया आप बता रहे हैं, तीन सैनिकों जिन्होंने विद्रोह किया उनको कांग्रेस की सरकार या कभी दूसरी सरकारों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन ये बताएं कि जो बाकी चमार रेजिमेंट के लोग थे जो मारे गए, शहीद हुए या जिंदा रहे, क्या वो लोगों को बिना किसी जातिगत भेदभाव के, पूर्वाग्रह के, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा सरकारों ने बाद में दिया, जो पूरी बटालियन थी उनके लोगों को? जी। दूसरी बटालियन की बात पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप चमार जो रेजिमेंट की बात। नहीं नहीं, चमार रेजिमेंट के तो किसी को भी नहीं दिया गया ना। तो जो सस्पेंड हुए, जेलों में रहे, जी या जो अ, विद्रोह किया जिन्होंने, देवग्राम, किसी को भी नहीं दिया ना। जहां तक कि इसके 47 सोल्जर्स जो ऐसे थे जो कि किसी को 2 साल की, किसी को 3 साल की, किसी को 5 साल की, किसी को 7 7 साल की सजा भी हुई। जो जी आखिरी सैनिकों का खेप था हमारा चमार रेजिमेंट का, जिन्होंने वहां गोलीबारी की थी डिसबैंडमेंट के विरोध में, उनमें जी। से 1952 में जाके छूटे हैं जेलों में। चुन्नी लाल जी थे, जोगीराम जी थे, 1952 में। हम्म। मतलब देश आजाद होने के 5 साल बाद तक भी वो जेलों में रहे हैं। लेकिन जेलों के अंदर भी किसी ने उनकी पड़ताल नहीं की गई कि ये वे क्यों छूटे हैं, क्यों अंदर हैं। और किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जहां तक कि जो जोगीराम जी के प्राइवेट पेपर्स मैंने खोजे हैं, जो उनके घर पे उनके आर्मी के साथ उनकी, जब वो जेल में थे 1950 51 के दौरान का एक पेपर है, लेटर है एक, कि वो अपने ऑफिसर मतलब सरकार को लिख रही हैं कि उनकी वाइफ जो है माम कौर, जी कि भाई मेरे पति को छोड़ दिया जाए, हमारे घर की हालत बहुत खराब है, यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है और इतने साल से जेल बंद है। तो उधर से लेटर आ रहा है कि इन्होंने जो काम किया है वो जो है वो मतलब माफ करने लायक नहीं है, इसलिए इनको नहीं छोड़ा जा सकता और इनको पूरी सजा जो है मिलेगी। तो 1952 तक भी वो जेलों में रहे हैं। चुन्नीलाल जी रहे हैं, जोगीराम जी रहे हैं। और उन 47 में से लगभग 15 सैनिक थे जो 5 साल तक जेलों में रहे थे। हम्म। बाकी किसी को 2 साल की, किसी को 3 साल की ऐसे हुई थी। तो एक पूरे विद्रोह की कहानी है, और वो एकदम से छुपी हुई कहानी है, किसी तरफ मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया गया। और पहली बार मेरी पीएचडी के माध्यम से ही वो पेपर्स जो हैं वो जो अभिलेखागार हैं वहां से बाहर आए। आखिरी सवाल सतनाम जी आपसे ये कि जब आपने इतनी मेहनत और बिल्कुल एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये किताब लिख दी
और समाज को सुपुर्द कर दिया, देश को सुपुर्द कर दिया। तो इस पर चर्चा की क्या स्थिति है? क्या मीडिया में लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, या यहाँ भी वह जातिवादी पूर्वाग्रह और इग्नोरेंस आपको दिखाई दे रहा है? मीडिया में उस तरह से तो चर्चा नहीं होती है। जो चर्चा जो कुछ भी हो रही है वो सारा अपना सोशल मूवमेंट जो चला हुआ उस मूवमेंट में ही हो रही है। जी। और ये बड़ी बात थी कि इस पे पीएचडी हो पाई, जबकि बहुत सारे प्रोफेसरों ने ही मुझे कहा था, जिनको मैं जानता था कि शायद इसको पास नहीं करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेएनयू के जो सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज का डिपार्टमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का, और अपनी जो गाइड है प्रोफेसर नोनिका दत्ता जी हैं। जी। इन सब का धन्यवाद है कि इन्होंने इस विषय को, जो था, और कोई यूनिवर्सिटी होती तो शायद इस विषय पे पीएचडी ही ना हो पाती, वो बदलवा देते। लेकिन इन्होंने इनकरेज किया इस बार इस उस पे, और जैसा मैं बना के लेके गया था उसी अनुरूप में काम जो है होने हो पाया। बाकी मीडिया में उस तरह की कोई चर्चा नहीं है। जो भी चर्चा है अपनी सोशल मीडिया में है, जो अपना जो मूवमेंट है, राइट मूवमेंट है, उस मूवमेंट के अंदर चर्चा है। और लेकिन उस मूवमेंट में बहुत उत्साह है लोगों में कि भाई इस विषय में पहली बार जो है वो काम हो पाया है। तो बाकी इस विषय में जब ये किताब रूप में आएगा इंग्लिश में, ये कोशिश है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पब्लिशर से आएगा, जी। किताब रूप में आएगा, तो उस वक्त के बाद क्या चर्चा चलती है या कितना लोगों में पहुंचता है जो मूवमेंट के बाहर के लोग हैं, तो ये देखना होगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सतनाम सिंह। उन्होंने चमार रेजिमेंट पर भारत के इतिहास में पहली बार पीएचडी की है, और उन्हीं के पीएचडी और उनकी लिखी किताब जो 2014 में आई, उसके जरिए ही समाज और देश जान पाया कि चमारों में भी योद्धा रहे हैं और उत्तर भारत का वह हिस्सा था। बाकी महाराष्ट्र में योद्धाओं का अपना एक इतिहास है दलित समाज के, लेकिन उत्तर भारत में इस तरह की चीजें छुपी रह गई। उन्होंने विस्तार से बताया कि पूरी इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या झेला, क्या महसूस किया, क्या उम्मीद पाई, और किस तरह जेएनयू और उनकी प्रोफेसर नोनिका दत्ता और उनको इंस्पिरेशन देने वाले एक और गुप्ता जी जिनका नाम ले रहे थे, उन सबको उन्होंने धन्यवाद कहा है। साथ ही यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि भारतीय समाज के जातिवाद की गहराई को भी लगातार महसूस करते रहे। जरा सोचिए कि 75 साल के इतिहास में तमाम इतिहासकार पैदा हुए, तमाम इतिहासकार इससे गुजरे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी जहमत क्यों नहीं उठाई? एक दलित समाज से पैदा हुए व्यक्ति को ही यह बात क्यों समझ में आई? ये कहानी उसे ही पकड़ में क्यों आई? इस बात को जरूर सोचना चाहिए। हमारे लोकतंत्र के अमृतकाल के इस दौर में अगर जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो जाहिर तौर पर भारत को विकसित होने में और बराबरी और सम्मान वाला होने में पता नहीं अभी और कितने दशक लग जाएं। संभव है अगर गति यही रही तो सदियां बीत जाएं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।